स्टार्ट करते हैं 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 2 से। इससे पहले के पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। हाउ डू वी पीरियोडाइज? In 1817, James Mill, a Scottish economist and a political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India। यानी 1817 में जेम्स मिल नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिन्होंने 3 वॉल्यूम, मतलब जिसकी 3 वॉल्यूम थी, अलग अलग बुक होती है ना, वो वॉल्यूम कहलाती हैं, उन्होंने एक पब्लिश की थी। दैट वाज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और इस पीरियड में उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री को, जो इंडियन हिस्ट्री थी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। ठीक है, दिस पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री? Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristic of a time, its general feature as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between period, become important. यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अलग अलग पीरियड में, तो हर एक पर्टिकुलर पार्ट की अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है, अलग कैरेक्टरिस्टिक उस टाइम पे क्या होती है, कैप्चर होती है, जो भी उसके सेंट्रल फीचर होते हैं हमें वो दिखते हैं। सो द टर्म थ्रू विच वी पीरियोडाइज, दैट इज़ डिमार्केट। अब फॉर एग्जाम्पल अलग अलग पीरियड हैं, 2 अलग पीरियड लिए, एक हिंदू पीरियड, एक मुस्लिम पीरियड, और या फिर एक और ब्रिटिश पीरियड। तो आप जो तीनों पीरियड होंगे ना, वो एक दूसरे से बहुत अलग होंगे और उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस शो होगी। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट। और क्या होता है, वो क्या करते हैं, हमारे आइडियाज़ जो हैं पास्ट को लेके वो रिफ्लेक्ट करते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। दूसरी चीज़ ये पता चलता है कि कैसे चेंजेस आए, एक पीरियड में क्या चीज़ें थी, दूसरे पीरियड में क्या चेंजेस हुई, तो चेंजेस बहुत अच्छे से दिखते हैं। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe। तो मिल के हिसाब से जितनी भी सारी एशियन सोसाइटीज़ थी, वो यूरोप की सिविलाइजेशन, जो यूरोप थी, उससे नीचे लेवल पे थी। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल द कंट्री। उसके अकॉर्डिंग, मिल के अकॉर्डिंग, कि जब तक ब्रिटिश के इंडिया में आए, उससे पहले हिंदू और मुस्लिम का अपना अलग एक मतलब शासन काल था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट, टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटिंग सोशल लाइफ। मतलब अकॉर्डिंग टू मिल, कि जब तक ब्रिटिश आए नहीं थे तब तक रिलीजियस इंटॉलरेंस, दूसरे रिलीजन के प्रति जो भेदभाव होता है, कास्ट को लेके जो भेदभाव होता है, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस यानी कि गलत चीज़ों को या जो भी अंधविश्वास है, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट था। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मिल के अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल से इंडिया सिविलाइज हो सकता था या हुआ। To this it was necessary to introduce European manners, art, institution and laws in India। उसके अकॉर्डिंग अगर इंडिया को सिविलाइज करना था तो यूरोपियन मैनर्स को इंडिया में मतलब इंसर्ट करना ज़रूरी था। मिल ने इनफैक्ट सजेस्ट किया दैट ब्रिटिश कुड कॉन्क्वर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। यानी कि मिल ने ये तक सजेस्ट कर दिया कि ब्रिटिश को पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी, सारी की सारी, सब पे कब्जा कर लेना चाहिए, अगर उन्हें क्या दिखाना है, हैप्पीनेस दिखानी है, एनलाइटमेंट दिखानी है इंडियन लोगों की। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। अकॉर्डिंग टू मिल, जो इंडिया था वो ब्रिटिश की हेल्प के बिना प्रोग्रेस करने लायक नहीं था। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization। इसमें जो भी हिस्ट्री में, इस पर्टिकुलर में जो भी डाला गया था, उसमें ब्रिटिश रूल ने क्या दिखाया, सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस, जो भी उन्नति हो रही थी, प्रोग्रेस हो रही थी, वो शो हुई। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस। यानी कि ब्रिटिश शासनकाल से पहले जो पीरियड था वो बहुत ही बेकार था, बहुत ही डार्क था, इन द सेंस बहुत कुछ अच्छा नहीं था उसके अंदर। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? In any case, can be referred to as any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in these period? Why should we characterize an age only through the religion of the ruler of the time? To do so is to suggest that the life and practices of other do not really matter। यानी कि सबसे बड़ी गलती जो अगर हम आज के हिसाब से देखें तो क्या वो सही था कि उसने हिंदू और मुस्लिम के अकॉर्डिंग बांट दिया? यानी कि
ये कहना चाह रहा है कि वो कहना चाह रहा था कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं या फिर जो भी अलग अलग कास्ट या रिलीजन के लोग हैं वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट ऐसा तो नहीं था। एक ही पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे अलग अलग बिलीफ के लोग एग्जिस्ट करते थे। और एक और चीज़ कि किसी भी पीरियड को आप किसी के रिलीजन के बेसिस पे नहीं डिवाइड कर सकते ना, कि ये पीरियड मुस्लिम का था, ये पीरियड हिंदू का था, ये ब्रिटिश का था। ये तो बहुत ही गलत तरीका है डिवीज़न का। और उसके लिए अगर जब आप ये कर रहे हो तो बाकी की लाइफ जो इम्पोर्टेंट है आपने बिल्कुल ऐसे कर दी कि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ। यानी कि हमें ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो रूलर्स थे इंडिया में, पुराने इंडिया में, सबका सब विश्वास एक पे नहीं था। अलग अलग लोग थे अलग अलग बिलीव के साथ। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. तो अब जो ब्रिटिश ने क्लासिफिकेशन किया था उससे हटकर इंडियन हिस्ट्री किस तरह से डिवाइड हुई, जो हिस्टोरियंस थे, एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। ठीक है, दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। इस डिवीजन की भी अपनी प्रॉब्लम थी। इट इज़ अ periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality। ये भी आइडिया वेस्ट से लिया गया था, जिसमें मॉडर्न पीरियड को एसोसिएट किया किससे, जो भी चीज़ें उस टाइम पे प्रोग्रेस करी थी, बीट साइंस, बीट डेमोक्रेसी, बीट लिबर्टी, वट एवर इट वॉज, वो वहाँ पे मॉडर्न जो हम मॉडर्न मतलब इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ रहे थे उसको फोकस किया गया। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist। और medieval किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हुआ, जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे उसको बोल दिया वो medieval टाइम था। Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? तो क्या बिना कुछ आलोचना करे या फिर बिना कुछ सोचे हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? As you will see in this book, under British rule people did not have equality, freedom और liberty। इस बुक में आप देखोगे कि ब्रिटिश रूल के अंडर जो लोग थे ना उनको इक्वालिटी मिली, ना फ्रीडम प्रॉपर मिली, ना लिबर्टी उनको मिली। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ना ही ऐसा कुछ था कि उनके राजकाज में बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी या प्रोग्रेस हो रही थी। और कई हिस्टोरियन इसलिए इसको रेफ़र करते हैं एज अ पीरियड एज कॉलोनियल। नाउ व्हाट इज़ कॉलोनियल? In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स and राजास। यानी कि ब्रिटिश ने क्या किया, वो आए, उन्होंने अपने पैर पसारे, उन्होंने रूल मतलब प्रॉपर कंट्री को कॉन्क्वर किया, जीता, लेकिन उन्होंने बाकी जो लोग थे वहाँ पे जो ऑलरेडी नवाब थे, राजा थे, उनको भी हटा दिया। You will see how they established control over the economy and society, collected revenues to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence। यानी कि अब आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश के आने से जो इकोनॉमी और सोसाइटी थी उसमें चेंज आया। उन्होंने अपने हिसाब से रेवेन्यू इकट्ठा किया, किसी भी कॉस्ट पे कोई भी मतलब अपनी मनमर्जी से सामान ख़रीदा और उसको बाहर लो प्राइसेस पे, मतलब जिस प्राइस पे वो चीज़ों को ख़रीदना चाहते थे, जितने कम प्राइसेस पे वो ख़रीदा। जो चीज़ उनको बाहर भेजनी थी, एक्सपोर्ट करनी थी, वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करी। और आप इस तरह से देखोगे कि किस तरह से चेंजेस हुए और कॉन्सिक्वेंस क्या थे वो हम देखेंगे। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्टेस एंड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। किस तरह से ब्रिटिश रूल की वजह से जो वैल्यूज़ थे लोगों के या जो कस्टम्स थे उसमें चेंज आए। When the subjugation of one country by another lead to this kind of political, economical and social and cultural changes, we refer to the process as colonization। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के लीडर्स पे या फिर एक कंट्री दूसरे पे अपना दबाव बनाती है, पहली वाली कंट्री को एक तरह से उसकी जड़ों से उखाड़ के फेंकती है और उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल या कल्चरल सारे वैल्यूज़ में, सब चीज़ों में चेंजेस आते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है। जब एक कंट्री दूसरे पे पूरा कंट्रोल ले लेती है, उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है, उसके बाद जो चेंजेस आते हैं उसको हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। यू विल हाउ एवर फाइंड दैट ऑल क्लासेज एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल। अगेन द सेम चीज़ कि आप ये देखोगे कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी क्लास हैं, जितने भी लोग हैं, सब ने सेम तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं लिए। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ हुई तो वो सबके साथ सेम लेवल पे हुई।
हर किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस रहा, इसलिए इस बुक का नाम आवर पास्ट है, बिकॉज इट रेफर्स कि हर किसी का पास्ट अपना अलग रहा है. नाउ हाउ डू वी नो? What sources do historian use in writing about the last 250 years of Indian history? यानी कि historians क्या source use करते हैं जब वो लोग इतनी पुरानी history को लिखते हैं. Administration produces record. One important source is the official record of the British administration. जो भी records थे British administration के, जो भी उन्होंने कब्जा किया था, उनके जो भी records थे, वो एक बहुत ही important source है जिससे हमें पता चलता है कि actually क्या हुआ था. यानी जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये वो दे यूज़ टू बिलीव कि राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. दे यूज़ टू बिलीव दैट राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसको लिखना बहुत ज़रूरी है. हर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, उस सबको, चाहे कुछ भी हो, सबको प्रॉपरली लिखना है. और एक बार ये हो गया, थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. जब ऐसा एक बार हो जाता है तो चीज़ों को हम ढंग से पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग और वट एवर इट इज़. This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. क्योंकि वो लोग इस चीज़ पे बिलीव करते थे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक प्रॉपर कल्चर बन गया था कि कुछ भी होता था तो वो लिखा जाता था. The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved, so they set up record room attached to all administrative institution. मतलब उनका मानना था कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं, लेटर हैं, उनको बहुत ही ध्यान से प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए. तो उन्होंने साथ में एक रिकॉर्ड रूम्स बनाए जिसमें जो हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के पास एक रिकॉर्ड रूम्स होते थे जिसमें ज़रूरी कागजात होते थे. The village tehsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretaries, the law court, all had their record rooms. कोई भी हो, किसी भी लेवल पे कोई काम ऑफिसर कुछ कर रहा हो, कुछ भी हो, चाहे वो टैक्स ले रहा हो, चाहे ऑफिसर हो, whatever, they all used to record and put it in the record room. यानी वो सब कुछ रिकॉर्ड करते थे, उसको संभाल के रखते थे. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. कई स्पेशल इंस्टीट्यूट भी बनाए गए थे, आर्काइव्स और म्यूजियम वगैरह, ताकि इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को रखा जा सके, प्रिजर्व करके. Letters and memos that moved from one branch to the administration to another in the early year of the 19th century can still be read in the archives. यानी कि जो भी लेटर या मेमोज उस टाइम पे चेंज हुए थे, मूव हुए थे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में या एक जगह से दूसरी जगह, वो आर्काइव्स में आज भी मिल जाते हैं. आप नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने बनाए थे, और द इंस्ट्रक्शन या जो डायरेक्शन दी गई थी ऑफिशियल जो भेजते थे, वो सब आप अभी भी पढ़ सकते हो. In the early year of 19th century, these documents were carefully copied out and is beautifully written by calligraphist. यानी कि स्टार्टिंग में 19th सेंचुरी में ये डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से कॉपी किया जाता था. कैलीग्राफिस्ट जो बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में उन चीज़ों को नोट करते थे. कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो अच्छे से सुंदर लिखने के एकदम वो होते हैं, लाइक स्पेशलिस्ट होते हैं. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department. फिर बाद में धीरे धीरे प्रिंटिंग होने लग गई, ठीक है, प्रिंटिंग कॉमन हो गई, तो कई कॉपीज़ इन चीज़ों की बनने लग गई और वो अलग अलग डिपार्टमेंट में मूव होने लग गई. नाउ ये एक रिपोर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है. द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s. तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें, लेटर और मेमोज आपको मिल जाते थे. जब न्यू दिल्ली बनाया गया था, नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्काइव्स दोनों लोकेटेड थे कहाँ पे? विसिग्रिल पैलेस पे. दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पॉर्टेंट दिस इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. यानी कि जो बिल्कुल जो मेन वहाँ पे जो मेन क्या कहते हैं राज करने वाले लोग होते थे, उनके वहाँ पे रहने के आसपास ही वो चीज़ें बनाई गई थी, जैसे कि नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स. तो उससे उनकी लोकेशन से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने इम्पॉर्टेंट रहे थे, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए, कि ये कितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी. नाउ सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. जो प्रैक्टिस थी सर्विंग की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. सर्वे लेना कि क्या सही है क्या गलत है. दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस. ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड. ब्रिटिश जो लोग थे उनको ये लगता था कि एक कंट्री को प्रॉपरली हमें पता होना चाहिए उसके बारे में, उस कंट्री के बारे में. अगर हम उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन लाइक उस पर पूरा उसका कहते हैं ना, उसको पूरा जिम्मा अपने ऊपर लेना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द कंट्री. बाय द अर्ली 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कई डिटेल सर्वे होते थे, ठीक है, किसके ऊपर? एंटायर कंट्री के मैप के ऊपर.
विलेजेस में रेवेन्यू सर्वे होते थे, और द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। और ये सारी चीज़ें उसमें स्टडी की जाती थी कि वहाँ पे मिट्टी कैसी है, कैसे प्लांट्स हैं, कैसे एनिमल्स हैं, क्या हिस्ट्री है, किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है। ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। ये सारे फैक्ट्स को इम्पॉर्टेंट रखा जाता था कि अगर हमें कहीं राजकाज करना है तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। और उसके बाद 19th सेंचुरी के एंड तक सेंसस होते थे जहाँ पे लोगों का काउंटिंग होती थी कि किस तरह से कितने लोग हैं। These prepare detailed record of the number of people in all the provinces of India। उससे क्या होता था, लोगों के बारे में पता चलता था कि हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, कितनी क्या उनकी कास्ट है, क्या उनका रिलीजन है और क्या उनका ऑक्यूपेशन है। और भी कई तरह के सर्वे थे, जैसे कि बॉटेनिकल सर्वे, ज़ूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ये भी हुआ करते थे। वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता चली। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। दे टेल अस वॉट द ऑफिशियल थॉट, वॉट they were interested in and what they wish to preserve for posterity। यानी कि एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, वो हमें वो चीज़ें बताना चाहते थे या जो भी चीज़ें उनके हिसाब से इम्पॉर्टेंट थी, जो दिखाना चाहती थी, जो उन्हें लगता था कि फ्यूचर में काम आएंगी, उन्होंने वो रिकॉर्ड करी। ठीक है, दीज रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। और दूसरी चीज़, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो रिकॉर्ड्स थे इनके बारे में, या जो भी लोग उस टाइम पे वहाँ पे थे वो लोग कैसा फील करते थे, या फिर क्या उनके एक्शन के पीछे क्या चीज़ें थी। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, उसके लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड दैम इन प्लेंटी, दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। यानी कि जब हम इन चीज़ों की तरफ देखना शुरू करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे, हमें मिल तो जाएगा लेकिन काफ़ी मुश्किल से मिलेगा। जितनी मुश्किल से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिले उससे भी ज़्यादा मुश्किल से हमें ये चीज़ें पता चलेंगी जो एक्चुअल उस टाइम पे और भी थी। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, हमारे पास लोगों की डायरीज़ हैं। पिलग्रिम्स जो आते थे वो जो लिखते थे अबाउट क्या हो रहा है, ट्रैवलर्स जो लिखते थे, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो अपने बारे में लिखती थी, पॉपुलर बुकलेट जो लोकल बाज़ार में बिकती थी। जैसे जैसे प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए, पब्लिक डिबेट स्टार्ट हुई, उन सब से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, उन्होंने अपने आइडियाज़ लिखे, पोएट्स और नोवेलिस्ट, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। ऑल दीज सोर्सेज हाउ एवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। लेकिन ये सारी चीज़ें किसने बनाई? जो लोग पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, जिनको लिखना आता था, बताना आता था, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor on the streets। लेकिन हम इस सब से जो भी हमें चीज़ें मिली हैं, हम ये नहीं बता सकते कि एक गरीब इंसान, चाहे वो एक ट्राइबल हो या एक इंसान जो फार्मर हो या जो माइन में काम करता हो या स्ट्रीट पे रहने वाला एक बंदा, वो क्या फील करता था। और उनके बारे में जानना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि ना उसका कोई रिकॉर्ड है, ना कोई डायरी, ना कुछ। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी कैन मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, यानी ये करा जा सकता है अगर हम और एफर्ट डालें। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। आप जब ये बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे हो सकता है। द रेबल ऑफ 1857, यहाँ पे इमेजेस बहुत ध्यान से पढ़ी जानी चाहिए फॉर द व्यू पॉइंट जिन्होंने बनाया उसके लिए। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल इलस्ट्रेटेड बुक प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द 1857 rebellion। This caption at the bottom say mutinous repose shares the loot। In British representation the rebel appear as greedy, vicious and brutal। तो ये ब्रिटिश के एंगल से बनाई गई एक मतलब इमेज है, और उन्होंने इसमें ये दिखाया है कि जो लड़ रहे हैं या जो भी उनके अगेंस्ट हैं वो क्या हैं, दे आर वेरी ग्रीडी एंड ब्रूटल। तो ये इसके बारे में खैर हम आगे चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, बट ये एक चीज़ बताई गई है कि क्या उस टाइम पे लोग सोचते थे और क्या एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने लिखा। ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। जब आप अपने एंगल से कोई चीज़ बनाते हो तो आप अपने फेवर में चीज़ें लिखोगे, आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखोगे। तो इस पूरे उसमें हम यही पढ़ेंगे, प्लस ये एक फ़ोटो है जिसमें मैपिंग हो रहा है, सर्वे हो रहा है बंगाल में। ठीक है, तो ये था पार्ट 2 चैप्टर 1 8th हिस्ट्री का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
पार्ट 1 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा 8th क्लास के और चैप्टर्स के लिए आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी सारे चैप्टर लिंक उनके, आपको वहाँ मिल जाएंगे। वरना डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट या फिर होम पेज पे आपको चैप्टर्स मिलेंगे अकॉर्डिंगली, और सब्जेक्ट और क्या कहते हैं लाइक जो भी चैप्टर्स हैं और जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी क्लासेस हैं, उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।